नमस्कार साथियों, आप सभी का हंसे हिंदी चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं हिंदी साहित्य पर। आप सभी को पता होगा कि हमारा जो भारतवर्ष का जो कल्चर है वो मौखिक है, लिखित नहीं थी। क्योंकि हम पुरानी कथाएं, जितनी भी कहानियां होती थी, हम सुनते आ रहे थे। हमने लिखना कभी शुरू किया नहीं था। फिर धीरे धीरे लोगों ने हिंदी की रचनाएं करना शुरू की और फिर लोगों ने यह सोचा कि इसे लिखने की ज़रूरत है, ताकि इसे हम आगे पीढ़ी के लिए हम इसे संभाल कर रख सके। क्योंकि अक्सर जो मौखिक कहानियाँ होती है, मैंने आज आपको कोई एक कहानी सुनाई, आपने सुनकर किसी और को सुनाई, फिर कोई और जब आगे कहानी वो बताएगा तो उसमें और मेरे कहानी में और उसके कहानी में कुछ ना कुछ अंतर होगा। तो लोगों ने यही सोचा कि हम हमारी जितनी भी साहित्य है, जितनी भी रचनाएं हो रही है या जो भी हमारे आसपास घटित हो रहा है, उसको हमें लिखकर आगे पीढ़ियों के लिए संभाल कर रखने की जरूरत है। तो एक फन फैक्ट है, जो हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास लिखा था वो भारत के किसी विद्वान ने नहीं, जबकि एक फ्रेंच विद्वान ने लिखा था और उनका नाम था गारसा दतासी। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, जो पुस्तक हिंदी साहित्य पर आधारित था, और पुस्तक का नाम है इस्तवार द ला लित्येत्यूर एंदुई एंदुस्तानी। खैर, आज हम लोग हिंदी साहित्य की वर्गीकरण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य को मूल रूप से 3 कालों में विभाजित किया गया है: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। साथियों, अभी हम जिस काल में रह रहे हैं उस काल को हम आधुनिक काल कहते हैं। काल तो 3 ही हैं और हम अभी तीसरा काल, आधुनिक काल, जिस काल में अभी हम रह रहे हैं, जिस काल में अभी रचनाएं हो रही है, ये सारी घटनाएं हो रही है, ये काल आधुनिक काल है। तो इससे पहले, सबसे पहले जो आदि काल है, उसके अंतर्गत बहुत अलग अलग तरीके की रचनाएं हुई। जैसे सिद्ध सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य। आप लोगों ने कई बार सुना होगा मेरे ख्याल से कि 84 सिद्ध, 9 नाथ, आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा। तो वो जो 84 सिद्धों की जब हम बात करते हैं तो वे आदिकाल के हैं। ठीक ऐसे ही सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, रासो, बहुत सारी रासो लिखी गई। टोटल कुल 12 रासो इस काल में लिखी गई थी, जिनमें से परमान रासो, खुमान रासो, पृथ्वीरास रासो, आप लोगों ने पक्का इन सभी के बारे में सुना होगा। ये सारी जितनी भी रचनाएं हुई है, ये सारी रचनाएं आदिकाल में की गई थी। इसके अलावा अपभ्रंश और फुटकल रचनाएं, ये पहला काल है जिसमें लोगों ने अपनी रचनाओं को लिखित रूप से करने लगे। इससे पहले मौखिक प्रचलन था। मौखिक प्रचलन में पौराणिक कथाएं और परी कहानियां चलती थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने इसे लिखना शुरू किया। फिर उसके बाद दूसरा जो काल है मध्यकाल। फिर मध्यकाल को भी 2 भागों में बांटा गया है: भक्ति काल और रीति काल। भक्ति काल, जैसे कि नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा, भक्ति काल में भक्ति से जुड़े रचनाएं होती थी। भक्ति से जुड़े, जैसे कि आप सभी ने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, मीरा के दोहे, कबीर के दोहे। फिर उसके बाद कृष्ण जी पर बहुत सारी रचनाएं लिखी गई, ये सारे जितने भी, और फिर तुलसी के रामचरितमानस, ये सारे जितने भी भक्ति से जुड़े जितने भी रचनाएं हुई है, ये सभी मध्यकाल के भक्ति काल, अर्थात मध्यकाल को जो 2 भागों में बांटा गया है। मतलब मध्यकाल का जो स्टार्टिंग का जो काल था वो था भक्ति काल। फिर भक्ति काल के जो बाद का काल है वो है रीति काल। तो भक्ति काल को भी हम 2 भागों में विभाजित करते हैं: सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। फिर इसको भी अलग, इसका भी उपभेद होता है। जैसे सगुण भक्ति में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। सगुण और निर्गुण भक्ति को ऐसे समझेंगे: सगुण मतलब जिसका कोई एक आकार हो। जैसे कि हम कहते हैं भगवान श्री राम का कोई एक
आकार है और श्री कृष्ण का एक आकार है, तभी तो हम मूर्ति और पोस्टर्स में हम उनकी पूजा करते हैं। फिर वही निर्गुण भक्ति शाखा। निर्गुण में ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, इनमें ज़्यादातर सूफी संत जितने भी थे उन्होंने ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखाओं में उनको बांटा गया है। जैसे कि सगुण में भगवान का, ईश्वर का एक आकार होता था, ठीक ऐसे ही निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत आने वाले जितने भी कवि थे, जितने भी रचनाकार थे, उनका मानना था कि ईश्वर की कोई आकार नहीं है, क्योंकि हमने कभी ईश्वर को देखा नहीं है। तो ऐसा जो लोग मानते थे, ऐसा जो भी रचनाकार मानते थे, वे दो शाखाओं में आते हैं, एक ज्ञानाश्रयी, एक प्रेमाश्रयी। अब ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी को कैसे समझेंगे? ज्ञानाश्रयी वे सभी रचनाकार हैं जो अपनी रचनाओं में ज्ञान देते हैं, जिनमें भक्ति तो है, भक्ति के साथ साथ उनका रचनाओं के माध्यम से वह आम जनताओं को ज्ञान देने की बात करते हैं, जिसमें नीति कवि आती है, जैसे रैदास के पद है, जैसे कबीर के दोहे हैं, उनमें हम ज्ञान की बात करते हैं। ठीक ऐसे प्रेमाश्रयी, प्रेमाश्रयी में जैसे उन्होंने ईश्वर, यहाँ पे भक्ति की बात तो हो रही है, ईश्वर को अपना जैसे कोई प्रियसी होती है, ठीक ऐसे ही ईश्वर को प्रियसी के साथ कंपेयर करते हुए उन्होंने अपनी रचना लिखी है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, गोरी सवे सेज पर मुंह पर डारे केस, चल खुसरो घर अपनो, चल भई दरी रेस। तो जहाँ पे ये अमीर खुसरो की पंक्तियां है, तो अमीर खुसरो ने अपना जो उनके जो गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, तो उनको अपने प्रियसी के जैसे कंपेयर करते हुए उन्होंने लिखा है। जैसे कि आपने सुना है, गोरी सोवे सेज पर, गोरी, हम आमतौर पर अगर समझे गोरी सोवे सेज पर मतलब क्या, मतलब कोई प्रेयसी होगी, लेकिन नहीं, गोरी सोवे सेज पर मुंह पर डाले केस, मतलब मुंह में ऐसे केस डाले हुए सो रही है। तो यहाँ पर गोरी का अर्थ किसी प्रियतमा या प्रेयसी नहीं है, यहाँ पर गोरी का अर्थ है उनके गुरु निजामुद्दीन औलिया। भक्ति काल के बाद आता है रीतिकाल। रीतिकाल में भी अलग अलग प्रकार की रचनाएं होने लगी। तो रीतिकाल को मूलतः तीन अलग अलग रचना में विभाजित किया गया है, मतलब रचना के टाइप में, जिसमें आता है रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीतिमुक्त। रीतिबद्ध में उस टाइप का रचनाएं होने लगी जिसमें जैसे आजकल हम पढ़ते हैं अलंकार, रस, छंद, ये जितने भी क्या है, ये काव्य रचना के ये कुछ नियम है। तो जितने भी काव्य शास्त्र के जितने भी आचार्य थे, भरत मुनि, भामा, ऐसे बहुत सारे काव्य शास्त्र के जितने भी आचार्य थे, उन्होंने ऐसे रूल्स बनाए कि कविता को लिखने के लिए, कविता रचना के लिए अलंकार की जरूरत है, रस, छंद, ऐसी बहुत सारी व्याकरण चीजों की जरूरत है। तो रीतिबद्ध में उन रूल्स को फॉलो करते हुए रचना करते थे। फिर रीति सिद्ध वे रचनाएं थे जिसमें रूल्स तो रचनाकारों ने फॉलो किए, लेकिन जहाँ पे रचनाकार को ये लगा कि ये इस की जरूरत नहीं है, मतलब इस रूल की जरूरत नहीं है, वहां पे उसको नकार दिया। मतलब रीति सिद्ध में दोनों थे, मतलब कुछ रूल्स फॉलो किए, कुछ नहीं किए। मतलब अब जैसे कि अगर कोई एक कविता है जिसपे बहुत सारे बढ़ा चढ़ाकर बहुत सारे अलंकार का प्रयोग किया है उसको आकर्षित करने के लिए, अब ज्यादा अलंकार का प्रयोग भी तो अच्छी बात नहीं है ना। अब जैसे ही आजकल की महिलाएं, कुछ हम मेकअप करते हैं, हम बहुत सारे आभूषण पहनते हैं, अब अगर हम बहुत सारे आभूषण पहन लेंगे हम उतने आकर्षित नहीं दिखेंगे। मिनिमल इज द बेस्ट जिसे कहते हैं। तो वही रीति सिद्ध जितने भी रचनाकार थे उन्होंने वैसे ही उसे ही फॉलो किया कि कुछ रूल्स को फॉलो किया और कुछ को नकार दिया। फिर आता है रीतिमुक्त। रीतिमुक्त में जैसे कि सबसे प्रसिद्ध जो रीतिमुक्त कवि थे घनानंद, वैसे कवियों ने ऐसे रूल्स को नकार दिया। उन्होंने बोला कि कविताएं मन के भाव से आती है, मन के अंदर से आती है, ये रूल्स फॉलो करते हुए, रूल्स
दिमाग में लाते हुए मन की भावनाओं से काव्य नहीं होती। तो जब हम फ्री होते हैं, फ्री होकर जो रचना होती है, ऐसे रचनाकारों ने ये कहा है कि जो फ्री होकर रचना करते हैं, जो काव्य होती है, वही असल कविता है। तो ये हुए रीतिकाल और उससे पहले भक्तिकाल, ये मध्य। फिर आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल जो हम अभी जो काल चल रहा है, हम जिस अभी काल में है, वो है आधुनिक काल। आधुनिक काल को भी अलग अलग भागों में भागा गया है, बांटा गया है। पर सबसे पहले जो काल है आधुनिक काल के अंतर्गत, सबसे पहले जो युग है वो भारतेंदु युग है। इसी युग में पहली बार, क्योंकि इससे पहले काव्य रचना होती थी, पर इस युग में पहली बार गद्य रचना की शुरुआत हुई, जहाँ पे कहानी, निबंध, उपन्यास आदि लिखना शुरू किया। फिर है द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावाद उत्तर। फिर ऐसे बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग इसका फिर उपभेद भी दिया है, जैसे प्रेमचंद युग, फिर उसके बाद है प्रेमचंदोत्तर युग, फिर है शुक्ल युग, फिर